यह कहानी एक मध्यम वर्ग के ऐसे परिवार की है जहां इज्जत, अहंकार और लोग क्या कहेंगे जैसे रवैये रिश्तों से ज्यादा कीमती समझे जाते हैं। ज़हरा बेगम जैसी माँ जो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन चाहती हैं, मगर अपने फैसलों और घमंड की भेंट अपनी बेटी की जिंदगी चढ़ा देती हैं। एक बेटी जो ख्वाब देखना सीख चुकी थी, एक बेटा जो रिश्तों की नब्ज़ को महसूस करता था, और एक बेटा जो माँ के लाड़ का फ़ायदा उठाकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। यह कहानी मोहब्बत की नहीं, बल्कि उन नाजुक धागों की है जिनसे घरेलू रिश्ते जुड़े होते हैं और जिन्हें अगर वक्त पर न संभाला जाए तो वे बिखर जाते हैं। हानिया सिर्फ एक किरदार नहीं, एक पूरी नस्ल की नुमाइंदा है जो खुद को साबित करने के लिए सिर्फ एक मौका मांगती है। ज़हरा बेगम को हमेशा से अपने रुतबे और परिवार पर नाज रहा। एक मध्यम वर्ग के घर में पैदा हुई, मगर किस्मत ने यारी की और उनका निकाह हाजी इफ्तिखार अहमद से हो गया, जो शहर के मशहूर थोक के व्यापारी थे। निकाह के कुछ ही सालों बाद हाजी साहब ने घर-बार, कारोबार और साख ऐसी बना ली कि ज़हरा बेगम के नज़र में दुनिया के सारे रिश्ते महज उस इज्जत के साए में सांस लेने वाले वजूद बन गए। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा फवाद, बीच में बेटी हानिया और सबसे छोटा हमजा। ज़हरा बेगम के लिए जिंदगी की मिराज यही थी कि उनके बच्चे वैसे ही उसूलों पर चलें जैसे वो चाहती थीं। वह पढ़ाई की काहिल ज़रूर थीं, मगर इस शर्त पर कि पढ़ाई इंसान को हद में रखे, खास तौर पर बेटी को। चनांचा हानिया को इंटरमीडिएट के बाद ही घर बैठा दिया गया। ज़हरा बेगम का ख्याल था कि एक अच्छे घर में रिश्ता तय होगा और हानिया अपनी ज़िंदगी किसी साहिब हसीयत मर्द के साथ बिताएगी, जैसे वो खुद बिता रही थी। फवाद ने बिजनेस में आकर वादे के साथ हाथ बटाना शुरू कर दिया था, लेकिन फवाद में अपने पिता जैसा सब्र और उसूल पसंदीदी नहीं थी। वह तेज था, जल्दीबाजी में फैसले लेता और अक्सर माँ से शिकायत करता कि हाजी साहब उस पर भरोसा नहीं करते। ज़हरा बेगम हमेशा बेटे का साथ देती और पति से कहती, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, भरोसा करना सीखो। हाजी साहब, जो खुददार और खामोश तर्ज इंसान थे, धीरे धीरे कारोबार की जिम्मेदारियों से हटने लगे। फवाद के हाथ में सब कुछ आ गया। कुछ ही सालों में कारोबार में बदलाव आने लगे। फवाद ने आधुनिक तरीके अपनाए, मगर बेपरवाही भी बढ़ गई। मुनाफे के लालच में उधार देने लगा, गलत साझेदारी करने लगा और जल्द ही वह कर्ज में डूबने लगा। उन दिनों ज़हरा बेगम को ये मानने में कड़ी तकलीफ होती कि फवाद के फैसले गलत हैं। वह हमेशा कहती, दौर ए हज़ीर के लड़के ऐसे ही कारोबार करते हैं, वक्त के साथ चलना सीखो। हाजी साहब ने कुछ न कहा, बस चुप्पी से खुद को पीछे कर लिया। हानिया की जिंदगी अब कमरे, रसोई और छत तक सीमित हो चुकी थी। हर आने वाला रिश्ता कभी रंग, कभी कद, कभी पढ़ाई के बहाने से मना कर दिया जाता। ज़हरा बेगम को एक बहुत खास रिश्ता चाहिए था, जो उनकी साख के मुताबिक हो। एक दिन मोहल्ले की विधवा सलमा बीबी आईं। उनके बेटे की नौकरी हाल ही में बैंक में लगी थी। वह हानिया का रिश्ता मांगने आईं। ज़हरा बेगम ने इनकार कर दिया। वजह सिर्फ ये थी कि लड़के के पास अपना मकान नहीं था, माँ विधवा थी और परिवार का स्टैंडर्ड उनके हिसाब से नहीं था। यही वह लम्हा था जब हानिया ने अपनी माँ से पहली बार कहा, अम्मी, जिंदगी जीने के लिए किसी की माँ का विधवा होना शर्त नहीं होती। हानिया की जिंदगी अब एक नई राह पर चल पड़ी थी, लेकिन इस राह में कांटे अब भी मौजूद थे। बस फर्क इतना था कि अब वह नंगे पांव नहीं थी। ज़हरा बेगम की तबीयत धीरे धीरे संभल रही थी
और उस दौरान हानिया ने न तो कोई शिकायत की, न ही पुराने जख्मों को कुरेदा, बल्कि हर दिन उनके लिए एक नई दवा बन गई, जिसमें देखभाल, खामोशी और मुस्कुराहट घुली होती थी। जहरा बेगम का दिल हर रोज थोड़ा और पिघलता, और वो अब खुद को एक नई माँ के रूप में देखने लगी थी। एक ऐसी माँ जो अब अपनी बेटी की आंखों में अपनी गलतियों का हिसाब पढ़ती थी। हानिया अब हर सुबह जल्दी उठती, माँ की दवाई देती, खाना बनाती और फिर स्कूल के लिए निकल जाती। वहाँ वह बच्चों को पढ़ाती और शाम को लौटकर माँ के पास बैठ जाती। हमजा अब भी उनका सबसे बड़ा सहारा था। वह अक्सर छुट्टी के दिन आकर सबके लिए जरूरी सामान लाता, बिल भरता और फिर चुपचाप बैठकर माँ से बातें करता। एक बार जहरा बेगम ने हमजा से कहा, मैंने सोचा था कि बेटों के सहारे बुढ़ापा कटेगा, मगर आज समझ आया कि बेटियों की मौजूदगी ही असली रहमत होती है। हमजा ने माँ की आंखों में झांकते हुए कहा, अम्मी, काश आप ये पहले समझती तो हानिया की जिंदगी कुछ और होती। उस रात जब हानिया माँ के पैरों में तेल मल रही थी, तो जहरा बेगम ने अचानक उसका हाथ थाम लिया और बोली, मैंने तुझे कैद में रखा, तेरे सपनों को जला दिया, मगर तू अब भी मुझे मोहब्बत देती है। हानिया ने बिना कुछ कहे बस हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अम्मी, मोहब्बत सिखाई नहीं जाती, वो तो बस निभाई जाती है। जहरा बेगम की आंखों से फिर आंसू बह निकले। हफ्ते दर हफ्ते बीते और अब उनकी तबीयत इतनी सोंभल गई कि वो खुद भी कामों में हाथ बौटाने लगीं। एक दिन जब हानिया स्कूल गई हुई थी, एक औरत घर आई। उसने अपना नाम नसरीन बताया और कहा कि वो पास के एक एनजीओ में काम करती है, जहां उन्हें हानिया की तारीफ सुनने को मिली। उसने जहरा बेगम से कहा, आपकी बेटी बहुत होशियार है, हम चाहते हैं कि वो हमारी संस्था में शाम के समय भी कुछ क्लासेस ले, उसे थोड़ा और अच्छा वेतन भी मिलेगा। जहरा बेगम को एक पल के लिए हैरानी हुई, मगर इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि हानिया के लौटने पर खुद ये बात बताई और कहा, अगर तू चाहती है तो कर ले, मुझे ऐतराज नहीं। हानिया की आंखों में एक चमक थी। वह अब धीरे धीरे उस मुकाम की ओर बढ़ रही थी जहां एक औरत खुद को किसी की बेटी या बीवी नहीं बल्कि खुद की पहचान से जानती है। कुछ ही महीनों में हानिया ने दिन में स्कूल और शाम को एनजीओ में पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे आदर से बुलाते, उसकी सलाह लेते और कुछ तो उसे अपनी बेटियों का रोल मॉडल मानने लगे। इस बीच हमजा ने भी एक अच्छी पोजीशन पर प्रमोशन पा लिया और शहर के ही एक अच्छे इलाके में छोटा सा फ्लैट ले लिया। उसने माँ और बहन से कहा, अब हम सब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं जहां कोई पुराना बोझ न हो। हानिया को पहले तो हिचकिचाहट हुई, मगर जब माँ ने खुद हामी भरी तो वे तीनों उस पुराने मोहल्ले से निकलकर एक साफ, शांत कॉलोनी में आ बसे। नए घर में जिंदगी का नया चैप्टर शुरू हुआ। अब जहरा बेगम की सुबह हानिया के लिए नाश्ता बनाने से होती और शाम हमजा के लिए चाय से। वह अब उन चीजों में खुशी ढूंढने लगी थीं जो कभी उन्हें बेमतलब लगती थीं। एक दिन एनजीओ में एक महिला आई जो खुद एक जानी मानी लेखिका थीं। उन्होंने हानिया से कहा, मैं आपकी स्टोरी पढ़ना चाहती हूं, क्या आप अपनी जिंदगी की कहानी हम। हानिया की जिंदगी अब दूसरों के लिए रोशनी बनने लगी थी, लेकिन हर रोशनी के पीछे कहीं न कहीं एक साया होता है, एक ऐसा अंधेरा जो कभी कभी फिर से उभर आता है। सेमिनार के बाद हानिया को कई संस्थानों से आमंत्रण आने लगे। वह कभी किसी गांव में जाकर बच्चियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती, तो कभी किसी टीवी कार्यक्रम में बेटियों के अधिकारों पर चर्चा करती।
धीरे धीरे उसका नाम न सिर्फ शहर में बल्कि राज्य स्तर पर भी फैलने लगा। वह अब महज एक शिक्षिका नहीं थी, वह एक आंदोलन बन चुकी थी। ज़हरा बेगम को हर बार उसके साथ कहीं जाते हुए गर्व होता और वह हर मंच पर जब यह मेरी बेटी है कहती तो आंखों में चमक और दिल में सुकून होता। मगर जिस समाज में बदलाव की हवा बहने लगे, वहाँ कुछ लोग इस हवा को रोकने के लिए दीवारें भी खड़ी करते हैं। एक दिन एनजीओ में एक अनजान आदमी आया, जिसने खुद को एक स्थानीय अखबार का पत्रकार बताया। उसने हानिया से कुछ सवाल पूछे जो सामान्य नहीं थे। उसकी पुरानी जिंदगी, उसके घर के विवाद, उसके भाई की गलतियां, ऐसे मुद्दे जिन्हें वह पीछे छोड़ चुकी थी। हानिया ने संयम से जवाब दिए, लेकिन मन में कुछ बेचैनी घर कर गई। 2 दिन बाद वही अखबार छपा जिसमें हानिया की कहानी को तोड़ मरोड़ कर छापा गया था, जैसे उसकी मेहनत नहीं, सिर्फ दर्द और विवाद उसका परिचय हो। यह खबर सोशल मीडिया पर फैलने लगी और कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। स्कूल में कुछ अभिभावकों ने आपत्ति जताई। एनजीओ के कुछ पुराने सदस्य पीछे हट गए। हानिया टूट नहीं रही थी, मगर अंदर से वह फिर एक बार वही पुरानी दीवारों में कैद होने लगी थी। उस रात ज़हरा बेगम उसके पास आईं और बोली, जिस औरत को लोग गालियां देते हैं, वही औरत समाज को बदलती है। ये तेरी हार नहीं है, ये तेरे डर की अग्नि परीक्षा है। अगले दिन हानिया ने अपने स्कूल और एनजीओ में एक ओपन मीटिंग रखी, जहां उसने अपनी कहानी खुद सुनाई, बिना डर, बिना शर्म के। उसने कहा, अगर मेरी सच्चाई आपको असहज करती है, तो सोचिए उन बच्चियों के बारे में जो हर रोज ऐसे सच के साथ जीती हैं। अगर मेरी आवाज़ से आपको डर लगता है, तो यकीन मानिए मेरी खामोशी और भी खतरनाक होगी। वह भाषण वायरल हो गया। वही अखबार जिसने उसे बदनाम किया था, अब उसकी सच्चाई छापने को मजबूर हो गया। इस घटना के बाद उसे राज्य महिला आयोग की ओर से सम्मान मिला और उसके नाम पर एक विशेष बालिका शिक्षा योजना शुरू की गई। लेकिन कहानी यही नहीं थमी। एक दिन स्कूल में एक छात्रा बेहोश हो गई। जांच करने पर पता चला कि वह गर्भवती है और यह उसके सौतेले चाचा की हरकत थी। यह मामला मीडिया में आ गया और फिर से हानिया की संस्था सवालों के घेरे में आ गई। कुछ ने कहा कि अगर वह इतनी जागरूक थी तो उसकी छात्रा के साथ ऐसा कैसे हुआ। हानिया ने जवाब में कहा, जैसे अस्पताल में डॉक्टर के होते हुए भी मरीज आते हैं, वैसे ही समाज में सच्चाई के बावजूद अपराध होते हैं। हमारा काम उन्हें छुपाना नहीं, उजागर करना है। उसने उस बच्ची के केस को पर्सनली हैंडल किया, उसे सुरक्षित स्थान पर भेजा और केस कोर्ट तक ले गई। बच्ची ने कोर्ट में अपने बयान दिए और वह दरिंदा जेल भेजा गया। इस दौरान हानिया पर कई तरह के दबाव आए, धमकियां मिलीं, मगर वह पीछे नहीं हटी। एक शाम घर लौटते हुए एक कार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की, मगर वह बाल बाल बच गई। हमजा ने गुस्से में कहा, बहन, तू अपने आप को खतरे में डाल रही है, क्या ये सब करना जरूरी है? हानिया ने मुस्कुराकर कहा, भाई, अगर मैं चुप रहूंगी तो बहुत सी है। हानिया चुप हो गई। वह जानती थी कि इस घर में सवाल करने वालों को सिर्फ चुप्पी की सजा मिलती है। हमजा सबसे अलग था। उसने इंजीनियरिंग की और एक निजी कंपनी में नौकरी शुरू की। वह घर में सबसे कम बोलता, मगर सबसे ज्यादा महसूस करता। उसके दिल में मां के फैसलों के खिलाफ एक बेआवाज बगावत पलने लगी थी। उसे हानिया से खास लगाव था, शायद इसलिए कि वह जानता था कि उसकी बहन ऐसी जिंदगी जी रही है जिसका वह हकदार नहीं। वक्त गुजरता गया। फवाद ने कई बार नाकाम निवेश किए,
अब कर्जदार दरवाजे पर आने लगे थे। हाजी साहब की तबीयत खराब रहने लगी। उन्होंने कई बार कहा कि कुछ जायदाद बेच दी जाए ताकि कर्ज चुका दिया जाए, मगर ज़हरा बेगम जिद पर थीं कि लोग क्या कहेंगे। यही लोग क्या कहेंगे का बोझ वह सब कुछ खा गया जो हाजी साहब ने बरसों में कमाया था। एक दिन फवाद एक बड़ा चेक कैश कराने गया, लेकिन बैंक ने पैसे रोक लिए क्योंकि अकाउंट फ्रीज हो चुका था। वह गुस्से में घर आया और माँ से बोला, अम्मी, अब्बा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनके दस्तखत के बिना एक पैसा भी नहीं निकलता। ज़हरा बेगम ने पहली बार हाजी साहब से तेज आवाज में कहा, आप कब तक हमें रोकते रहेंगे? बेटा अपना घर संभालने की कोशिश कर रहा है। हाजी साहब ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें इज्जत दी थी, आज तुम उसी इज्जत के नाम पर मेरे बेटे के गुनाह छुपा रही हो। उसी दिन हाजी साहब को हार्ट अटैक हुआ। अस्पताल में 2 दिन रहने के बाद वह चल बसे। उनकी मौत के बाद जैसे इस घर की दीवारें हिल गईं। कर्ज, अदालत, साझेदारी के झगड़े, सब ने इस परिवार को जकड़ लिया। ज़हरा बेगम की रौनक अब एक बेयकीनी में बदल गई। रिश्ते आना बंद हो गए, लोग मिलना छोड़ गए और हानिया का कमरा उसके कैदखाने जैसा हो गया। एक दिन हमजा ने हानिया से कहा, चलो कहीं चलते हैं, तुम्हें एक जगह दिखानी है। वह दोनों एक अंगों के दफ्तर गए। हमजा ने छुपकर हानिया का नाम वहां रजिस्टर कराया था। वे महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए काम करते थे। हानिया को वहां पढ़ाने, कंप्यूटर सिखाने और आर्थिक स्वतंत्रता की ट्रेनिंग मिलने लगी। वह हर रोज खामोशी से जाती और कुछ घंटे के लिए जिंदगी जी लेती। जब फवाद का कारोबार पूरी तरह ठप हो गया तो उसने अपनी हिस्सेदारी की जायदाद बेचकर अलग घर लिया। माँ को साथ ले गया और कहा, अम्मी, अब हम आराम से रहेंगे। मगर उस आराम में रिश्तों का सुकून नहीं था। फवाद की पत्नी ने जल्दी ही माँ से बैर शुरू कर दिया। वह कहती, आपकी वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कर्ज का बोझ है। आपने हमेशा फवाद को गलत दिशा दिखाई। ज़हरा बेगम अब चुप रहने लगी थीं। जिन फैसलों पर वह फख्र करती थीं, अब वे उन पर शर्मिंदा होने लगे। इधर हानिया ने अपना पहला कोर्स पूरा किया। उसे एक स्कूल में पार्ट टाइम नौकरी मिली। हमजा ने अपनी बहन के चेहरे पर वह रोशनी देखी जो बरसों से गायब थी। अब वह घर आती, खाना बनाती और साथ साथ आने वाले कल की योजना बनाती। वह रिश्ता तो नहीं जीत सकी, मगर खुद को जीत लिया था। एक दिन फवाद की कॉल आई। उसने कहा, अम्मी की तबीयत खराब है, अस्पताल में है, कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास भेज रहा हूं। जब ज़हरा बेगम हानिया के घर आईं तो उनकी हालत कमज़ोर थी। हानिया ने बिना कुछ कहे उनकी सेवा की। दवाई, खाना, वक्त पर चेकअप, सब कुछ। एक रात ज़हरा बेगम ने कहा, हानिया, तुम वह बेटी निकली जिसे मैंने हमेशा कम समझा, और वह बेटा जिस पर मुझे फख्र था, उसने मुझे दर दर कर दिया। हानिया ने सिर्फ इतन। अब जब जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था, हानिया का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसके कामों की सराहना हर ओर से हो रही थी। स्कूल, एनजीओ और सामाजिक संस्थानों से उसे निमंत्रण मिलने लगे थे। वह अब कई मंचों पर लड़कियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर बोलने लगी थी। उसके शब्दों में दर्द भी था, अनुभव भी और उम्मीद भी। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ज़हरा बेगम, जो कभी समाज के डर से अपनी बेटी को चुप रखती थीं, अब खुद हर कार्यक्रम में आगे की पंक्ति में बैठती और गर्व से लोगों को बताती कि ये मेरी बेटी है। एक दिन जब हानिया स्कूल से लौटी तो देखा कि घर में एक नई लड़की बैठी है, उम्र में लगभग 20-22 साल की,
चेहरा घबराया हुआ, आंखें सूजी हुईं। ज़हरा बेगम ने बताया, ये शाइस्ता है, पड़ोस की सलीमा बी की भतीजी, कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहेगी। हानिया ने कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराकर उसे पानी दिया और कहा, तुम्हारा घर है, जब तक चाहो रहो। धीरे धीरे शाइस्ता की चुप्पी टूटने लगी। उसने एक दिन हानिया को बताया कि कैसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे जलाने की कोशिश की और बाप ने समाज के डर से उसे वापस ससुराल भेजने की जिद की। हानिया ने उसे गले लगाया और कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। अगले ही दिन हानिया शाइस्ता को लेकर एनजीओ गई और वहां उसकी काउंसलिंग शुरू करवाई। कुछ ही हफ्तों में शाइस्ता वहां काम करने लगी और खुद भी पीड़ित महिलाओं के लिए आवाज उठाने लगी। इसी बीच हानिया को एक राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। जब उसका नाम मंच पर पुकारा गया और उसे ट्रॉफी दी गई, तो दर्शकों में बैठी ज़हरा बेगम की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार वो आंसू शर्म या पछतावे के नहीं, बल्कि गर्व के थे। उस समारोह के बाद एक पत्रकार ने हानिया से पूछा, आपने ये सब कैसे किया? एक घरेलू लड़की से एक समाज सेविका तक का सफ़र? हानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने खुद को उस दिन पहचान लिया था, जिस दिन मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही थी। इन सब के बीच हमज़ा ने भी एक नया सपना देखा। वह एक महिला सशक्तिकरण केंद्र खोलना चाहता था, जहां कमज़ोर और बेसहारा औरतों को कानूनी मदद, शिक्षा और रोज़गार की सुविधा दी जा सके। उसने ये बात हानिया और माँ के सामने रखी। ज़हरा बेगम ने पहली बार बेटे को यूँ सोचते हुए देखा और कहा, तुम दोनों मेरे लिए खुदा की मर्जी हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यह कोशिशें किसी और की जिंदगी बदलें। दोनों भाई बहन ने मिलकर एक छोटी सी बिल्डिंग किराए पर ली और वहां नया सवेरा नाम से एक केंद्र शुरू किया। शाइस्ता, नसरीन और कई अन्य महिलाएं अब वहां काम करती, कुछ काउंसलिंग देती, कुछ सिलाई, कढ़ाई सिखाती, तो कुछ कानूनी जानकारी देती। हर दिन वहां कोई न कोई ऐसी महिला आती जिसकी आंखों में दर्द होता, मगर जाते जाते उनमें उम्मीद की चमक दिखने लगती। इस सब के बीच हानिया की जिंदगी में एक और मोड़ आया जब उसे एक इंटरनेशनल वुमेन फोरम से बुलावा आया। उसे अपनी कहानी विदेश में जाकर एक इंटरनेशनल वुमेन फोरम से बुलावा आया। उसे अपनी कहानी विदेश में जाकर एक ग्लोबल सम्मेलन में साझा करनी थी। शुरुआत में उसे विश्वास नहीं हुआ, मगर जब उसने टिकट और आमंत्रण पत्र देखा तो उसकी आंखों में सपना झलकने लगा। ज़हरा बेगम ने उसे अपने हाथों से सूट सिलकर दिया और कहा, पहले तुझे पर्दे में रखा, अब चाहती हूं कि तू दुनिया के सामने चमके। हानिया विदेश गई, सम्मेलन में अपनी बात रखी और उसके शब्दों ने वहां भी दिलों को छुआ। लौटने के बाद मीडिया, टीवी और यूं हानिया की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, जहां दर्द नहीं, उम्मीद थी, आंसू नहीं, मुस्कानें थीं। वो अब सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखा दिया कि बेटी होना कोई बोझ नहीं, बल्कि बरकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
है।